तो अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? मेटल्स अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, माइन करके निकालते हैं और उसको मिनरल बोलते हैं। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम का मिनरल है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर Al2O3 ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। अगर आयरन का मिनरल है तो क्या होगा, उसके अंदर आयरन Fe3O4 होगा या Fe2O3 होगा। ऑलराइट, तो जो मेटल्स हैं वो तो रिएक्टिव होते हैं नॉर्मली, कुछ मेटल्स होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं या मोर रिएक्टिव होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करके एग्जिस्ट करेंगे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी हम नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है विद डेफिनेट स्ट्रक्चर, जैसे कि Al2O3 हो गया, Fe3O4 हो गया, इसको मिनरल बोलेंगे। उस मिनरल के साथ क्या होगा, कुछ इंप्यूरिटीज भी होंगी जैसे सैंड, सिल्ट, रॉक, ये सब उसके साथ मिक्स्ड रहेगा, जो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे बट फिजिकली मिक्स्ड रहेगा। और किसे बोलेंगे? मिनरल्स फ्रॉम विच एनी पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। अब ये प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसके अंदर से मेटल निकलता है। उस मेटल को अगर हम सेल करें तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन है उससे ज्यादा हमको मिलना चाहिए, मतलब हमको प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर वो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन है तभी हम उसको ओर बोलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर थोड़ा सा मेटल मिला हमको जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो हम उसको ओर नहीं बोलेंगे। तो अगर किसी एक मिनरल में से अगर हम आयरन को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए तो वो आयरन का ओर हो गया। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, कैसे जो एक्सट्रैक्शन होता है उनके प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। तो जो ओर है, सबसे पहले हम उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ओर का कॉन्सेंट्रेशन करने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है यू रिमूव ऑल द फिजिकल इंप्यूरिटीज, मतलब सैंड, सिल्ट, ग्रेवल वगैरह जो भी उसके साथ मिक्स्ड है उसको सबसे पहले हटाना है। लेकिन इस प्रोसेस में हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी उसको क्या करते हैं? तो जो मेटल्स है जिसका हाई रिएक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमको प्योर मेटल मिल जाता है। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं, जो मिडिल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मेटल्स के, उसको क्या करते हैं? जो मिडिल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो 2 टाइप में हमको अवेलेबल होता है अर्थ के क्रस्ट में। एक तो वो कार्बोनेट ओर होता है और एक दूसरा सल्फाइड ओर होता है। तो कार्बोनेट ओर हो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। वो करने से क्या होगा, वो ऑक्साइड हो जाएगा। और सल्फाइड ओर को क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे, दैट मींस हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वो करने से क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल कार्बोनेट हो तो उसको कैल्सिनेशन करेंगे और मेटल सल्फाइड हो तो उसको रोस्टिंग करेंगे। और दोनों ही केस में हमको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। अब ऑक्साइड अगर हो तो क्या है, उसको हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वो करने से क्या होगा, हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। अब जो मेटल्स हैं जिनका रिएक्टिविटी काफी कम है, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में मेनली जो वो मेटल्स है वो सल्फाइड ओर में ही हमको मिलेगा। तो सल्फाइड ओर के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या करना है, उसको रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग करने के बाद क्या करना है, उसको नॉर्मली हीट करना है। हीट करने से ही वो मेटल हमको मिल जाएगा, क्योंकि जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उसमें हमको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली हीटिंग से ही उसका ऑक्सीजन जो है चला जाता है और हमको प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये हो गया पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कैसे ओर को एनरिच किया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उसको हटाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने दिख रहा है, तो सपोज दीज आर द मेटल कंपाउंड्स जो कि केमिकली रिएक्टेड है किसी और एलिमेंट के साथ। इट कैन बी मेटल कार्बोनेट, इट कैन बी मेटल सल्फाइड और इट कैन बी मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगा, ये क्या होगा, सैंड, सिल्ट और रॉक अनवांटेड पार्टिकल्स के साथ ये क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे। तो ये मान लो कि वो अनवांटेड पार्टिकल है। तो जब हम
किसी मिनरल को माइन करके निकालेंगे, उसके अंदर मिट्टी भी होगी, सैंड भी होगा, रॉक भी होगा और उसके अंदर मेटल के कंपाउंड्स भी होंगे। तो ये जो ग्रे कलर के हैं ये मेटल कंपाउंड्स है, और जो ये ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, मान लो ये मिट्टी और अनवांटेड पार्टिकल्स है जिसको हम लोग गैंग बोलते हैं। अब क्या होगा, हमें इस गैंग को हटाना पड़ेगा। तो वो हटाने का क्या प्रोसेस है? Enrichment of ore, that is metal and gangue, are separated by difference in their physical properties. तो अब क्या है, जो मेटल है, अब क्या है, जो मेटल कंपाउंड है और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। या तो उनकी डेंसिटी अलग होगी, उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होगा, या सॉल्युबिलिटी डिफरेंस होगा, या वेट का डिफरेंस होगा, जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज करके गैंग पार्टिकल को और उस मेटल को अलग कर लेंगे। तो अब देखते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले क्या होगा, हम उस ओर को जिसके अंदर वो मेटल कंपाउंड भी है और अनवांटेड पार्टिकल भी है, तो उसको हम लोग क्रश करेंगे। तो क्रश मतलब ये रोलर के थ्रू हम अगर उसको पास करते हैं तो क्या होगा, गैंग पार्टिकल क्रश हो जाएगा और फाइन पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला काम हमने क्या करना है, जो गैंग पार्टिकल और जो मेटल कंपाउंड है इन दोनों के बीच में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है उसको यूज करना है। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर काफी सारे ग्रूव्स हैं। अब क्या होगा, जब ये जो क्रश किया हुआ ओर है हमारे पास, वो हम हॉपर के थ्रू इसके अंदर डालेंगे और यहां से क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये जो गैंग पार्टिकल है अगर वो लाइट है तो वो फ्लो होके यहां से निकल जाएगा। और ये जो नीचे है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, क्या है वो मेटल कंपाउंड है जो कि हेवी है, तो वो आगे नहीं फ्लो करेगा, वो सेटल कर जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग उस मेटल कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस देखते हैं एनरिचमेंट का, जो कि मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ उन्हीं ओर्स में एप्लीकेबल है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक आयरन ओर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग कन्वेयर के ऊपर डाल देंगे क्रश्ड मटेरियल को। इसके अंदर जो पहला रोलर है जिसके ऊपर एम लिखा हुआ है वो मैग्नेटिक रोलर है। तो अब जब ये मटेरियल आगे फ्लो होगा तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो थ्रू मोमेंटम आगे जाके गिरेगा। जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो क्या होगा, रोलर के अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा पहले गिरेगा। और दोनों तरफ हम लोग अलग अलग ड्रम्स यूज करके ओर को और गैंग पार्टिकल को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे जो मेटल्स लो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर दो एग्जांपल है, एक है सिनबर जो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जो HgS है। उसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऑक्सीजन में रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग करने से क्या होगा, HgO बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। तो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अब ये जो HgO है इसको अगर हम सिंपली हीट करेंगे तो क्या होगा, मर्क्यूरी अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड और SO2 बनेगा। तो अब ये बैलेंस हो गया है, ऑलराइट। अब क्या है, अब ये जो CuO है जो हमको यहाँ पे मिला है Cu2O, इसके साथ अगेन जो हमारा रिएक्टेंट है Cu2S, इसको अगर हम रिएक्ट कर देते हैं और हीट करते हैं तो क्या होगा, तो ये हमारा यहाँ पे कॉपर अलग हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो मिडिल ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स होते हैं उसको किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके अंदर क्या है कि वो आइदर या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या वो सल्फाइड के फॉर्म में होगा। तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो हम उसको कैल्सिनेशन करेंगे। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं,
ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको बाद में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और प्योर जिंक अवेल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है तो क्या होगा, ZnS plus O2 that is heating in presence of oxygen that is called roasting, और ये हीट का सिंबल है तो हमको जिंक ऑक्साइड मिलेगा और SO2 will be released। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोगों को जिंक ऑक्साइड मिल सकता है दोनों ही केस में। इधर हमने किया कैल्सिनेशन, इधर हमने किया रोस्टिंग। अब ये जो जिंक ऑक्साइड हमको मिला है, इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ इसको रिड्यूस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, उसके अंदर क्या था, जो कार्बन था उसको हमने यूज किया था जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने में। तो ऐसे ही डिफरेंट मेटल्स को भी हम यूज कर सकते हैं अदर मेटल के ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, वो कम रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमारे पास मैंगनीज ऑक्साइड है, इसको अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएं, एल्यूमिनियम क्या है, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैंगनीज अलग हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, हम मैंगनीज को अलग कर सकते हैं, किसमें से, मैंगनीज ऑक्साइड में से। और ये जो है काफी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसके अंदर जो भी मेटल हमको मिलता है बाद में वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसको भी हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है और आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेलवे लाइन है उसके अंदर हम लोग अगर क्रैक कोई डेवलप हो जाए तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयरन लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है। तो अगर इसको हम बैलेंस करें तो क्या होगा, तो इस तरीके से ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है और बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर, और लिक्विड और मोल्टन आयरन हमको मिलता है जिससे हम लोग रेलवे लाइन को रिपेयर कर सकते हैं। जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे उनके ऑक्साइड से। क्यों, क्योंकि कार्बन भी उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। उनका एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कॉपर का रिफाइनिंग। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के अंदर क्या होगा, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है और वो इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिस मेटल को हमने प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और एनोड में हम ले लेंगे इम्प्योर कॉपर, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज भी है और प्योर कॉपर भी है, और कैथोड में हम लोग प्योर कॉपर लेंगे। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा वो डिसोशिएट हो जाएगा कॉपर और सल्फेट आयन के अंदर। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहां पर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट डिसोशिएट हो जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉपर का जो आयन है वो क्या होगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2+ का आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। वहां पर क्या होगा, कैथोड में ये जो Cu2+ है वो जाएगा और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर एटम बन जाएगा, और कॉपर एटम बन के ये कॉपर में चिपक जाएगा। फिर एक और आयन आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर एटम बन जाएगा और यहाँ पे ये चिपकता रहेगा।
तो क्या होगा, ग्रेजुअली ये थिक होता रहेगा, इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होता रहेगा, बिल्कुल प्योर कॉपर। और एनोड में क्या होगा, एनोड के अंदर से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो यहां पे जो कॉपर है, कॉपर मेटल है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जाने का डायरेक्शन ये रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा और इधर से इसको इधर भेज देगा। तो ये जो कॉपर है वो बन जाएगा Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो ये जो Cu2+ बन जाएगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, ये हमारे सोल्यूशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Cu2+ थे, जितने भी डिसोशिएट होने के बाद जो भी कॉन्सेंट्रेशन था Cu2+ का, वो तो ऑलरेडी यहाँ चला जा रहा है। तो यहाँ पे SO4 जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये अट्रैक्ट करेंगे और Cu2+ आयन को, तो वो एनोड से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। और फाइनली क्या होगा, ये पूरा एनोड जो है ये खत्म हो जाएगा, इंप्यूरिटीज नीचे गिर जाएंगी, ये सारी इंप्यूरिटीज हैं, ये नीचे गिर जाएंगी, और जो Cu2+ आयन है वो यहाँ पे आके इधर डिपॉजिट हो जाएगा और ये यहाँ पे हमको प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।